हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 12 की जो आपकी कलाइडोस्कोप बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 नॉन फिक्शन पार्ट में से, और चैप्टर का नाम है फिल्म मेकिंग। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसका पार्ट नंबर 1 का जो वीडियो है मैं उसका आपके सामने प्रेजेंट करके वीडियो दे चुकी हूँ। और आज मैं स्टार्ट करती हूँ इसी वीडियो का पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है इंटरव्यू विथ अम्बर्टो एको। तो अम्बर्टो एको कौन है? तो अम्बर्टो एको एक बहुत बड़े राइटर हैं, नॉवेलिस्ट हैं, और उनका इंटरव्यू लिया है मुकुंद पद्म भाषण नाम के एक जर्नलिस्ट ने, जो कि द हिंदू नाम के न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट हैं। ओके, तो आज इन दोनों के बीच का जो इंटरव्यू है कि मुकुंद ने क्या क्वेश्चंस पूछे और उन क्वेश्चंस का अम्बर्टो इको ने क्या आंसर दिया, वो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में। अब इट इज ऑल रिलेटेड टू फिल्म मेकिंग। ये पूरा पोर्शन भी फिल्म मेकिंग से ही रिलेटेड है। वो कुछ फिल्म्स के बारे में पूछते हैं और वो उनका रिप्लाई करते हैं कि कैसे नॉवेल्स को कन्वर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए फिल्म्स में, कि क्या उनका मतलब टेक्निकलिटीज होती है कन्वर्ट करने के लिए। ऑल दीज थिंग्स विल बी कवरिंग अप इन दिस पार्ट 2। ओके, जो पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं ये है अम्बर्टो इको। इन्हीं का इंटरव्यू लिया गया है। ओके, क्योंकि ये सेलिब्रिटी हैं। और किसने लिया है? मुकुंद पद्म भाषण नाम के इस जर्नलिस्ट ने, जो कि द हिंदू नाम के journalist है। Okay, so let's begin with this part. With over 30 honorary doctorates and a string of literary and academic awards, Umberto Eco has a reputation of being one of the world's foremost intellectuals. तो अब यहाँ पे Umberto Eco का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सबसे पहले डॉक्टरेट्स का मीनिंग देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्टरेट्स? द हाईएस्ट डिग्री अवॉर्डेड बाय अ यूनिवर्सिटी। तो डॉक्टरेट की वो डिग्री होती है जो किसी भी यूनिवर्सिटी की सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है। तो बोल रहे हैं कि 30 डॉक्टरेट्स की डिग्री दी गई थी, जिसमें से अम्बर्टो इको को भी ये डॉक्टरेट की डिग्री दी गई, यानी हाईएस्ट डिग्री ऑफ द यूनिवर्सिटी। और किस बारे में दी गई? कि इन्होंने बहुत अच्छा लिटरेरी वर्क किया, इनको बहुत सारे एकेडमिक अवार्ड्स मिले। और जो अम्बर्टो इको है, इनको वर्ल्ड के टॉप मोस्ट इंटेलेक्चुअल्स यानी इंटेलिजेंट पर्सनस की लिस्ट में कंसिडर करा गया है। अब ये है कौन? ही इज अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली। तो बोलोग्ना, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना करके एक यूनिवर्सिटी है जो इटली में, ये वहाँ के प्रोफेसर रह चुके हैं। अब ये जो इटली की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, ये 1088 ईयर में बनी थी, और तब से लेके आज तक दिस इज द ओनली यूनिवर्सिटी इन ऑपरेशन, यानी आज तक चल रही है बिना रुके। सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इटली की। तो वहाँ के ये प्रोफेसर थे। Umberto Eco is known for his ideas on semiotics, literary interpretation and medieval aesthetics. तो Umberto Eco किस चीज़ के बारे में जाने जाते हैं? उनके आइडियाज ऑन सिम्योटिक्स। सिम्योटिक्स यानी कि साइन लैंग्वेज, द स्टडी ऑफ साइंस। जो साइंस की भाषा, अलग अलग साइन लैंग्वेज की भाषा होती है, उसे हम सिम्योटिक्स कहते हैं। तो इनको अलग अलग वो सिम्योटिक्स की लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है। इनके लिटरेरी इंटरप्रिटेशन यानी कि इनकी इंग्लिश लिटरेचर्स बहुत अच्छी है, और उनका इंटरप्रिटेशन यानी उसका अनुवाद ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एंड मेडाइवल एस्थेटिक्स के लिए भी इनको जाना जाता है। मेडाइवल यानी कि रिलेटिंग टू द मिडल एजेस। जैसे हिस्ट्री के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पहले प्री हिस्ट्री होती है, फिर बीच की मिडाइवल यानी मिडिल हिस्ट्री, और अभी की जो है जो सबसे लेटेस्ट होती है उसे हम कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो मिडाइवल यानी मिडिल एज की जो हिस्ट्री होती है, उसके जो एस्थेटिक्स होते हैं, यानी कि अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद नेचर एंड एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, यानी नेचर, आपके जो आसपास जो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट है उसकी ब्यूटी के बारे में, और उस ब्यूटी को कैसे आप उस ब्यूटी को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हो, कैसे उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, कैसे उसकी अच्छी क्वालिटीज़ बता रहे हो कि नेचर और उसकी ब्यूटी के बारे में। मिडिल एजेस के टाइम पे, मिडाइवल एज के टाइम पे, मिडिल एज के टाइम पे एस्थेटिक्स यानी उस टाइम नेचर कैसा रहा होगा, उसकी ब्यूटी एंड उसकी एप्रिसिएशन यानी उसकी सहानुभूति करी, बहुत ज़्यादा सराहना की है अम्बर्टो इको ने। तो इन सब चीज़ों के बारे में अम्बर्टो इको को जाना गया है। ओके, ही इज अ डिस्टिंग्विश्ड नॉवेलिस्ट एंड अ राइटर। ये बहुत डिस्टिंग्विश यानी सबसे अलग नॉवेलिस्ट है, यानी नॉवेल्स लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, एंड राइटर हैं यानी लेखक हैं। His novel, The Name of the Rose, published in 1980, sold over 10 million copies. इन्होंने एक नॉवल लिखी थी जिसका नाम था The Name of the Rose। ये वो बुक, और ये जो किताब थी वो उसका फ्रंट पेज है। ये 1980 में पब्लिश हुई थी और 10 मिलियन कॉपीज बिक चुकी थी इनकी इस किताब की। Here is an excerpt from an interview with Eco where he expresses his views on the filming of books.
तो अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो हम एक एग्जर्प्ट यानी कि उनसे लिया गया बड़े से इंटरव्यू का एक छोटा सा पार्ट हमने लिया है जो कि इस चैप्टर में दिया है, और इस पार्ट में वो हमें बताते हैं कि फिल्मिंग ऑफ बुक्स के ऊपर उनका क्या विचार है। यानी कि जब जो कोई बुक्स लिखी जाती हैं, जो किताबें लिखी जाती हैं, उनके ऊपर फिल्में जब बनाई जानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, उनके क्या विचार हैं अम्बर्टो इको के, वो हम अब आगे पढ़ेंगे। ओके, जो रेड में है ये एक क्वेश्चन है जो मुकुंद पद्माभाषण ने पूछा है अम्बर्टो इको से, एंड जो ब्लैक में हम पढ़ेंगे ये आंसर है इस क्वेश्चन का जो अम्बर्टो इको ने दिया है। सो क्वेश्चन पूछते हैं मुकुंद, द नेम ऑफ द रोज इज अ वेरी सीरियस नॉवल. इट इज अ डिटेक्टिव yarn at one level, but it also delves into metaphysics, theology and medieval history. Yet it enjoyed a huge mass audience. Were you puzzled at all by this? तो मुकुंद पूछते हैं कि जो द नेम ऑफ द रोज आपकी किताब है ये बहुत ही सीरियस नॉवल है, कोई हंसी मजाक मसाले मंच वाली नॉवल नहीं है, काफ़ी सीरियस नॉवल है। इनफैक्ट डिटेक्टिव यान है, यानी काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भी है इस किताब में। एंड एट वन लेवल बट ऑल्सो डेल्स इनटू, और डेल्स यानी कि डिग्स इनटू, यानी और किन किन टॉपिक्स के बारे में खोद के बताया गया है आपकी किताब में। मेटाफिजिक्स के बारे में, थियोलॉजी के बारे में, एंड मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में। मेटाफिजिक्स यानी कि अ डीप स्टडी अबाउट फिलोसफी ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि दुनिया में लोग एग्जिस्ट कैसे करते हैं, कैसे साथ में रहते हैं दूसरे लोगों के साथ, इन सब के बारे में काफ़ी बताया गया है आपकी इस किताब में। थियोलॉजी यानी कि रिलीजन के बारे में, गॉड, रिलीजन, बिलीफ्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया है आपकी किताब में। और मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में भी बताया गया है, यानी कि मिडिल एज के ज़माने में जो हिस्ट्री रही होगी, जो इतिहास रहा होगा, वो भी आपकी इस किताब में काफ़ी कुछ मेंशन है। फिर भी मतलब इतनी सीरियस नॉवल, इतने मतलब डीप टॉपिक्स के बारे में इस बुक में मेंशन किया आपने, फिर भी ह्यूज मास ऑडियंस यानी काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ पीपल ने आपकी ये किताब खरीद, 10 मिलियन लोगों ने खरीदा और पसंद करी। क्या ये देख के आप पजल हुए या आप कंफ्यूज हुए कि कैसे इतनी सीरियस नॉवल लोगों ने खरीदी और पढ़ी और आप रातों रात ऐसे इतने फेमस हो गए इस बुक को लेके? तो आंसर देते हैं अम्बर्टो, नो, मैं पजल नहीं हुआ, यानी मैं कंफ्यूज नहीं हुआ ये देख के कि मेरी सीरियस नॉवल इतने सारे लोगों ने खरीदी, पढ़ी और पसंद भी करी। जर्नलिस्ट आर पजल्ड, मैं तो कंफ्यूज नहीं हुआ हूँ, लेकिन जो जर्नलिस्ट हैं जिन्हें ये लगता है कि लोगों को सिर्फ मसाले मंच वाली फालतू की इंटरटेनिंग किताबें पढ़ने में अच्छा लगता है और ऐसी द नेम ऑफ द रोज जैसी सीरियस नॉवल पढ़ने में मज़ा नहीं आता, वो कंफ्यूज हुए हैं कि कैसे इसकी इतनी किताबें बिक गई। मैं नहीं कंफ्यूज हुआ। एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और पब्लिशर्स जो है जो मेरी किताब को पब्लिश करते हैं मार्केट में, वो भी कंफ्यूज हुए हैं ये देख के। And this is because journalists and publishers believe that people like trash and don't like difficult reading experiences. Trash का मतलब होता है कचरा, और इन लाइंस में यहाँ trash का मतलब है rubbish entertaining stuff for light reading. तो ऑथर कहते हैं कि जो मेरे जर्नलिस्ट हैं और जो मेरी किताब के पब्लिशर्स हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि लोगों को ट्रैश यानी कचरा पसंद है, उस तरीके की कचरा किताबें पसंद है जिसमें इंटरटेनिंग स्टफ, मसाला मंच टाइप की कहानियाँ दी हुई, लेकिन और लोगों को ना डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस नहीं पसंद आता। ऐसा मेरे पब्लिशर्स और जर्नलिस्ट का सोचना है कि लोगों को सीरियस नॉवल, डिफ़िकल्ट नॉवेल्स पढ़ना पसंद नहीं है। इसीलिए जब उन्होंने देखा कि 10 मिलियन कॉपीज़ बिकी तो वो पजल हो गए काफ़ी, वो कंफ्यूज हुए। मैं नहीं कंफ्यूज हुआ। Consider there are 6 billion people in this planet. The name of the rose sold between 10 to 15 million copies, so in a way reached only a small percentage of readers. तो ऑथर कहते हैं कि मान लो इस दुनिया में 6 बिलियन लोग रहते हैं, इस पूरी धरती पर, इस पूरे प्लैनेट पे, और जो नेम ऑफ द रोज मेरी किताब है वो सिर्फ 10 से 15 मिलियन कॉपीज उसकी बिकी है बस। तो अगर उस हिसाब से हम सोचें कि 6 बिलियन दुनिया में लोग हैं और किताब सिर्फ 10 से 15 मिलियन लोगों ने खरीदी है, तो उस हिसाब से तो मेरी किताब सिर्फ बहुत ही कम नंबर ऑफ लोगों तक पहुंची है। बट इट इज़ एग्जैक्टली दीज काइंड ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंस। तो ये एग्जैक्टली 10 से 15 मिलियन वो रीडर्स हैं जिनको इजी रीडिंग नहीं अच्छी लगती, जिनको कुछ अच्छा सीरियस पढ़ना पसंद है, उन्होंने मेरी ये किताब खरीदी है। और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस मतलब ये वो रीडर्स हैं जिनको हमेशा इंटरटेनिंग स्टफ पढ़ना नहीं पसंद, कभी कभी फॉर अ चेंज ये लोग एक सीरियस नॉवल पढ़ना पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने मेरी ये किताब खरीदी। I myself at 9 p.m. after dinner watch television and want to see either Miami Vice or Emergency Room. I enjoy it, I need it, but not all day. तो ऑथर अपना एग्जाम्पल देते हैं और बोलते हैं कि मैं खुद जो सारे दिन नॉवेल्स लिखता हूँ, इतना अकेडमिशियन हूँ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, मैं खुद रात के 9 बजे डिनर करने के बाद टीवी देखता हूँ और मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम नाम की ये शोज़ देखता हूँ टीवी पे। मैं एंजॉय भी करता हूँ इनको देखना।
और मुझे ज़रूरत है कभी कभी फॉर अ चेंज, लेकिन नॉट ऑल डे। लेकिन हमेशा मैं मियामी वाइज और इमरजेंसी रूम जैसे फालतू शोज तो देख नहीं सकता ना। एग्जैक्टली उसी तरह ये 10 से 15 मिलियन वो लोग हैं जो इंटरटेनिंग स्टफ पढ़ते हैं, लेकिन हमेशा तो नहीं पढ़ सकते ना। इसीलिए फॉर अ चेंज उनको एक सीरियस नॉवल चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने मेरी ये द नेम ऑफ द रोज खरीदी, एक अच्छी नॉवल पढ़ने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मुकुंद पूछते हैं, could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history that। तो अब ये क्वेश्चन पूछते पूछते यहाँ पे मुकुंद रुक गए, क्योंकि उनको बीच में ही इंटरप्ट किया अम्बर्टो ने और ये आंसर दिया। क्वेश्चन में वो पूछते हैं कि जो आपकी सक्सेस इतनी हुई है आपकी नॉवल की, क्या इसका कोई मिडाइवल हिस्ट्री से कुछ लेना देना है? कि आपने मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में भी, मिडिल एज के ज़माने के इतिहास के बारे में इतना मेंशन किया है, तो क्या इस रीज़न से लोगों ने आपकी किताब खरीदी कि उनको हिस्ट्री के बारे में पढ़ने को मिले? तो वो कहते हैं दैट्स पॉसिबल, हो सकता है कि जिन लोगों को मिडाइवल हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो उन्होंने मेरी किताब खरीदी। बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज वाइज मैन। तो ऑथर कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि चाइनीज वाइज मैन की तरह मैं हमेशा कहानियाँ सुनाऊँ। जो चाइनीज़ के पुराने लोग नहीं होते चाइना के, वो बस कहानियाँ सुनाते थे। तो कह रहे उसी की तरह मैं भी तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। My American publisher said while she loved my book, she didn't expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody has seen a cathedral or studies Latin। तो ऑथर कहते हैं जब मैंने किताब अपनी अमेरिकन पब्लिशर को बेची तो उसने मेरी बुक काफ़ी पसंद करी, लेकिन वो कहती है कि अमेरिका जैसी कंट्री में तुम्हारी सिर्फ 3,000 ही कॉपीज़ बिकेंगी अम्बर्टो, क्योंकि इस कंट्री में किसी ने आज तक कैथीड्रल देखा नहीं, यानी कि किसी को चर्च में भगवान में कोई इंटरेस्ट है नहीं। और तुम्हारी बुक में काफ़ी रिलीजियस स्टफ भी तुमने लिखा है, और किसी को लैटिन पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि तुमने काफ़ी लैटिन लैंग्वेज भी यूज़ करी अपनी नॉवल में। तो मेरे ख्याल से अम्बर्टो तुम्हारी अमेरिका जैसी कंट्री में सिर्फ 3,000 ही कॉपीज़ बिकेंगी। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3,000 कॉपीज़, बट इन द एंड इट सोल्ड 2 or 3 मिलियन इन द US। तो ऑथर कहते हैं इसीलिए 3,000 कॉपीज़ का मुझे एडवांस पेमेंट मिल गया था, लेकिन अकेले US में, सिर्फ अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में ही 2 और 3 मिलियन, 2 से 3 मिलियन कॉपीज बिक गई। 3,000 कॉपीज का एडवांस दिया था उसको उसकी पब्लिशर ने, लेकिन अकेले US में, अकेले अमेरिका में टोटल 10 से 15 मिलियन लोगों ने उसकी कॉपी खरीदी, उसकी बुक नॉवल खरीदी, लेकिन सिर्फ अमेरिका में ही 2 से 3 मिलियन लोगों ने अलोन उसकी बुक खरीदी, विच इज अ ह्यूज नंबर। यस, a lot of books have been written about medieval past before mine. I think the success of a novel is a mystery। तो ऑथर कहते हैं कि मेरी किताब द नेम ऑफ द रोज से पहले भी कई ऐसी नॉवेल्स, कई ऐसी किताबें लिखी गई हैं जिसमें मिडाइवल पास्ट, मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में मेंशन किया गया, लेकिन जो मेरी बुक की सक्सेस हुई है वो एक मिस्ट्री है, वो मेरे लिए एक रहस्य है। बेसिकली ऑथर का कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि मेरी किताब सही टाइम पे आई है, यानी करेक्ट टाइमिंग, यानी उस टाइम पे शायद लोगों की नीड थी कि कुछ मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, समथिंग रिलेटेड टू इतिहास उनको पढ़ना है, तो सही टाइमिंग, करेक्ट टाइम पे उनकी किताब लॉन्च हुई मार्केट में और सक्सेस हो गई। अदरवाइज इससे पहले कई नॉवेल्स आ चुके हैं जिसमें मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में लोगों ने लिखा है। Nobody can predict it. I think if I had written the name of the rose 10 years earlier or 10 years later, it wouldn't have been the same time. Why it worked at the time is a mystery। तो ऑथर कहते हैं कि मैं ये अनुमान नहीं लगा सकता कि कैसे इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई मेरी नॉवल। अगर यही मैं 10 साल पहले ये बुक रिलीज़ करता मार्केट में, या आने वाले 10 साल बाद रिलीज़ करता, तो शायद मेरी किताब इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। बेसिकली मेरी किताब की सक्सेस एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। तो बेसिकली ऑथर का कहना ये है, अम्बर्टो का कहना ये था कि उनकी राइट टाइमिंग थी, बहुत सही टाइम पे उन्होंने बुक पब्लिश की मार्केट में और बस बूम हो गई, वो सक्सेसफुल हो गई मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछते हैं, what did you think about the film directed by Jean-Jacques Annaud and starring Sean Connery? Why weren't you happy with it? अब ये जो द नेम ऑफ द रोज इन्होंने नॉवेल लिखी थी अम्बर्टो इको ने, इसको कन्वर्ट करा गया फिल्म में, एक पिक्चर में कन्वर्ट करा गया, जिसके डायरेक्टर जीन जैक्वस अनॉड थे। स्टारिंग यानी स्टार्स, एक्टर कौन था उसमें? सियान कॉनरी उसके एक्टर थे। तो मुकुंद पूछते हैं कि जिस आपकी नॉवेल की बुक बना दी गई, इतने बड़े डायरेक्टर, इतने बड़े एक्टर्स थे उस बुक में, उस फिल्म में, लेकिन फिर भी आप मूवी से इतने हैप्पी नहीं थे, पिक्चर देख के आप खुश नहीं हुए, ऐसा क्यों? तो वो कहते हैं आई एक्सपेक्टेड द फिल्म टू बी डिफरेंट।
माई नॉवल इज अ काइंड ऑफ क्लब सैंडविच, लेटिस, टमेटो, चीज। तो ऑथर कहते हैं कि मैंने उम्मीद करी थी कि बहुत अच्छी कुछ पिक्चर बनेगी, क्योंकि जो मेरी नॉवल है, जो मेरी किताब है, वो एक क्लब सैंडविच की तरह है। अगर आप इस सैंडविच को देखोगे तो इसमें देखोगे लेटिस, यानी कि वो पत्तियां हैं जो सैलेड में, सैंडविचेस में यूज करते हैं, चीज़ है, चिकन है, बहुत सारा बटर है, एंड दुनिया भर की चीज़ है इसमें। तो क्लब सैंडविच जिसमें सब कुछ होता है। तो ऑथर कहते हैं मेरी नॉवल एक क्लब सैंडविच की तरह है, जिसमें लेटिस यानी वो लीव्स ईटन फॉर सैलड्स एंड सैंडविचेस, जिसमें लेटिस भी है, टमेटो भी है, चीज़ भी है, यानी मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में भी है, रिलीजन के बारे में भी दिया है, सिम्योटिक्स के बारे में भी काफ़ी कुछ दिया है। इतना सब कुछ था मेरी नॉवल में, तो मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वैसी पिक्चर वो निकली नहीं। तो क्वेश्चन पूछते मुकुंद, डिफरेंट लेयर्स ऑफ मीनिंग, यानी मुकुंद पूछते हैं अलग अलग लेयर से आपका क्या मतलब है, क्या अलग अलग चीजें थी आपकी किताब में। यस, अ फिल्म कैन नॉट सिलेक्ट ऑल द लेयर्स। तो ऑथर कहते हैं हाँ, अलग अलग लेयर्स थे मेरी पिक्चर में। अम्बर्टो कहते हैं यस, अलग अलग लेयर्स थे मेरी पिक्चर में। और जब अगर कोई नॉवेल के ऊपर कोई पिक्चर बनती है तो पिक्चर हर वो लेयर सिलेक्ट नहीं कर सकता, यानी पिक्चर में आप मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में भी दिखा दो, रिलीजन के बारे में भी दिखा दो, सिम्योटिक्स के बारे में भी दिखा दो, लिटरेचर के बारे में भी दिखा दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आप किताब पढ़ते हो तो किताब में ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन 2-2.5 घंटे की पिक्चर में आप ये सारी चीज़ें नहीं मेंशन कर सकते। इट हैज़ टू मेक टू डू विद जैम्बिन और चीज़। जैम्बिन क्या होता है? मीट कट फ्रॉम द थाई ऑफ अ पिग। एक पिग के जो थाई है उसका जो मीट निकला था उसको हम जैम्बिन कहते हैं। तो अम्बर्टो कहते हैं कि जब सैंडविच बनता है तो उसमें जैम्बिन, चीज़ और बहुत सी चीज़ें यूज़ होती हैं। उसी तरह जब मेरी किताब बनी तो बहुत सी चीज़ें, बहुत से टॉपिक्स मैंने उसमें लिए, लेकिन जब फिल्म बनी तो उसमें आप सारी चीज़ें नहीं ले सकते। आपको सिर्फ एक या दो चीज़ें, या तो आप मीट ले लो और चीज़ ले लो और इन 2 टॉपिक्स पे पिक्चर बना लो। सारे टॉपिक्स जो बुक में थे वो आप फिल्म में इंक्लूड नहीं कर सकते। I didn't react like authors who immediately after the film is made say it is not like my book, but after that experience I asked my publishers not to sell the rights of the novel to cinema. तो अम्बर्टो कहते हैं मैं उन ऑथर्स की तरह नहीं हूँ कि जिनकी किताबों पे अगर पिक्चर बने और अच्छी पिक्चर ना बने तो वो उसी वक्त बोलने चालू हो जाए कि अरे मेरी किताब पे तो अच्छी पिक्चर नहीं बनी। पर मैंने वैसा रिएक्ट नहीं करा। मुझे भी ऑब्वियसली मूवी अच्छी नहीं लगी कि जैसी मेरी नॉवल थी वैसी किताब, वैसी पिक्चर तो नहीं बन पाई, लेकिन मैंने अपने पब्लिशर से बोल दिया कि अब जो मेरी नॉवल के सिनेमा के राइट्स हैं, यानी इस नॉवल को हक मिलेगा अगर कि ये किसी सिनेमा में, किसी फिल्म में कन्वर्ट हो जाए, तो वो राइट्स आप कैंसिल कर दो। मैंने अपने पब्लिशर को मना कर दिया कि अब ये मेरी नॉवेल्स अब पिक्चर में कन्वर्ट नहीं होंगी। I did this because I discovered that 80% of readers read the book after the movie and that is very painful for a novelist. तो ऑथर अम्बर्टो बोलते हैं कि मैंने अपने पब्लिशर को इसीलिए मना किया कि भाई मेरी बुक के सिनेमा राइट्स मत दूसरों को इसलिए दो, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया कि 80% ऑफ रीडर्स, 80% किताब पढ़ने वाले वो लोग होते हैं जो पिक्चर देखने के बाद किताब खरीदते हैं। और ये बहुत तकलीफदायक, बहुत पेनफुल होता है एक नॉवेलिस्ट के लिए, उस इंसान के लिए जिसने किताब लिखी। यानी आपने किताब नहीं पढ़ी, आपने बुक देखी, आपने पिक्चर देखी, पिक्चर में आपको काफ़ी सब चीज़ें समझ आई, कुछ नहीं आई, फिर आपको जब नहीं समझ में आई तो फिर आपने किताब पढ़ी, तब जाके आपको समझ में आई कि अच्छा पिक्चर में ये मीनिंग था इस बात का। तो ये बहुत पेनफुल था। आपने पहले किताब नहीं खरीदी, पिक्चर आई तो आपने किताब खरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन मुकुंद पूछते हैं, बट श्योरली दिस ऑल्सो मीन्स ग्रेटर सक्सेस, ग्रेटर रेम्यूनरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय रेम्यूनरेशन? का मतलब क्या होता है? पे या मनी, पैसा। तो मुकुंद कहते हैं पर अगर 80% लोगों ने पिक्चर देखने के बाद आपकी बुक खरीदी तो क्या हुआ? फिर भी पैसा तो पूरा आपके पास ही आया ना। मतलब आप ज़्यादा फेमस हुए, किताब भी आपकी फेमस हुई और आपके पास ज़्यादा रेम्यूनरेशन, ज़्यादा पैसा भी आया। तो अम्बर्टो कहते हैं यस, हाँ, but it is embarrassing to know that somebody else has already told the reader that a novel should be read in a particular way. तो अम्बर्टो कहते हैं हाँ, पर ये बहुत एम्बैरेसिंग, बहुत शर्मनाक होता है कि फिल्म मेकर्स ने रीडर्स को बताया कि नॉवल में ऐसा है और इस तरीके से आपको नॉवल के हिसाब से मूवी को देखनी है, और फिर लोगों को जब आधी अधूरी पिक्चर समझ आती है नहीं आती, फिर नॉवल पढ़ने जाते हैं। दैट ही शुड इमेजिन द फेस ऑफ अ कैरेक्टर इन अ पर्टिकुलर वे। जो फिल्म मेकर्स होते हैं, उसमें जो फिल्म में जो एक्टर्स काम करते हैं वो इस तरीके से एक्ट करते हैं जैसा नॉवेल में वो कैरेक्टर को मेंशन किया गया है।
तो लोगों को पिक्चर के थ्रू ये बताया जाता है कि इस तरीके से नॉवल में और हम वैसा एक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग वापस स्विच करेंगे नॉवल पे। The only inviable position is that Homer's, who had the film made more than 2000 years after the book, laughs. तो ये लाइन फिर होमर्स कौन थे? एन एंशिएंट ग्रीक ऑथर, बहुत पुराने ज़माने में ग्रीक ऑथर थे, किताबें लिखते थे, ये होमर थे। तो ऑथर कहते हैं कि एक ही एनविएबल पोजीशन है, यानी मुझे एक इंसान से बहुत जेलसी है, अम्बर्टो कहते हैं मुझे एक इंसान से बहुत जेलसी है, वो है होमर। इनकी लिखी गई किताब पे पिक्चर बनी इनके मरने के 2000 साल बाद, तो तब तो इनको बुरा लगने की कोई चांस ही नहीं, क्योंकि तभी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो बेसिकली और लाव्स, और फिर वो हंसने लग गए, अम्बर्टो हंसने लगे कि अरे भाई हमारे सामने ही हमारी किताब है, उसके बाद तुम हमारे आंखों के सामने बुक्स उनकी फिल्म बना रहे हो और अच्छे से नहीं बना रहे, तो हमें तो पेन होगा, तकलीफ होगी, पर मुझे जेलसी होमर से कि इसकी लिखी गई किताबों पे 2000 साल बाद पिक्चर बनी, तो भाई ये तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा ना, तो मुझे इससे जेलसी। अच्छा है भाई, उसकी डेथ के इतने साल बाद उसकी पिक्चर का लोगों ने कचरा करा, उसकी नॉवेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सो दिस इज व्हाई स्टैनली कुब्रिक नेवर गॉट टू मेक फॉकॉल्ड्स पेंडुलम। नाउ स्टैनली कुब्रिक कौन है? एन अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर, अमेरिका के एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर है स्टैनली कुब्रिक ये। और फॉकॉस्ट पेंडुलम कौन है? फॉकॉस्ट पेंडुलम एक नॉवेल है जो कि अम्बर्टो इको ने लिखी है। ओके, द नेम ऑफ द रोज लिखी थी, फिर ये फॉकॉल्ट पेंडुलम है। तो स्टैनली कुब्रिक जो ये बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं, इन्होंने सोचा था कि मैं फॉकॉल्ट पेंडुलम नाम की अम्बर्टो इको की लिखी गई नॉवेल पे एक फिल्म बनाऊंगा। तो मुकुंद पूछते हैं क्या इसी रीजन से आपने स्टैनली कुब्रिक को अलाउ नहीं किया कि फॉकॉल्ट पेंडुलम के ऊपर आपकी वो पिक्चर बनाए? क्या यही रीजन था, क्योंकि लोग खराब पिक्चरें बना देते हैं कितनी अच्छी नॉवेल की? तो अम्बर्टो कहते हैं सिंस आई लेड डाउन जनरल रूल द पब्लिशर सेड नो। अम्बर्टो कहते हैं मैंने एक रूल बनाया था, अपने पब्लिशर को बोला था कि मेरी लिखी गई नॉवेल्स को फिल्म के राइट्स मत देना, बट माई पब्लिशर सेड नो, मेरे पब्लिशर ने मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकते, जो किताब हमारे पास आई अगर इस पर पिक्चर बननी होगी तो हम देंगे राइट्स। देन स्टैनली कुब्रिक डाइड। तो फिर अम्बर्टो कहते हैं लेकिन स्टैनली कुब्रिक की डेथ हो गई भाई मैंने तो मना किया था मेरी नॉवेल पे मत बनाना पिक्चर, पर पब्लिशर ने मना कर दिया, लेकिन स्टैनली कुब्रिक की उसके बाद डेथ हो गई। बट इट मे हैव बीन अ ग्रेट मूवी, लाफ्स। तो फिर हंसते हुए अम्बर्टो इको कहते हैं कि अगर वो बनाते फॉकॉल्ट पेंडुलम नाम की नॉवेल पे एक पिक्चर बनाते अगर ये पर्सन, तो बहुत बढ़िया बनती भाई, लेकिन अब उनकी डेथ हो गई तो क्या ही करें। तो अम्बर्टो हंसने लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या पूछते हैं, टॉकिंग अबाउट फॉकॉल्ट्स पेंडुलम देयर इज अ सेंस इन विच यू डिड द डा विंसी कोड फ्रॉम डैन ब्राउन डिड। ऑफ कोर्स यू डिड इट एज अ मिथ दैट टेक्स अ स्ट्रेंज रियलिटी एंड ही डिड एज इट वाज हिस्टोरिकल ट्रूथ। द डा विंसी कोड क्या है? द डा विंसी कोड एक ये नॉवेल है जो डैन ब्राउन नाम के ऑथर ने लिखी है, नॉवेलिस्ट ने लिखी है। ओके, तो अब मुकुंद क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम फॉकॉल्ट पेंडुलम नाम की जो आपकी नॉवेल अगर उसके बारे में बात करें, उसमें जो भी आपने लिखी हैं, जो भी आपने बातें लिखी हैं, वैसा ही कुछ डैन ब्राउन ने द डा विंसी कोड नाम की अपनी नॉवेल्स में मेंशन किया है। ऑफ कोर्स यू डिड इट एज अ मिथ, लेकिन आपने जो फॉकॉल्ट पेंडुलम में लिखा है हिस्ट्री के बारे में, वो एक मिथ है, वो सच है झूठ है, हिस्ट्री के बारे में क्या है हमें नहीं पता। That takes a strange reality and he did as it was a historical truth। लेकिन वैसा ही हिस्ट्री के बारे में जब डैन ब्राउन ने द डा विंसी कोड नाम की नॉवेल में लिखा, तो लिखा कि वो हिस्टोरिकल ट्रूथ है, यानी इतिहास में ये सच बात है। और वही बात जब आपने फॉकॉल्ट पेंडुलम में लिखी थी तो आपने लिखा था कि ये एक मिथ है, ये एक झूठ है। तो ऐसा क्यों? तो अम्बर्टो कहते हैं आई टोल्ड डैन ब्राउन्स स्टोरी, माई कैरेक्टर्स आर हिज। तो अम्बर्टो कहते हैं कि मैंने जो स्टोरी लिखी, मैंने डैन ब्राउन की स्टोरी लिखी, जो मेरे कैरेक्टर हैं वो उसके ही हैं, जो मैंने अपनी नॉवेल में कैरेक्टर्स रखे सामने वो उसके ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई गेव द ब्रॉड पिक्चर ऑफ दिस काइंड ऑफ लिटरेचर। वो सिर्फ कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, इस तरीके की लिटरेचर, इस तरीके के हिस्ट्री और पास्ट के बारे में मैंने एक ब्रॉड पिक्चर बताई अपनी पिक्चर में, अपनी नॉवेल में। मैंने कोई कंपेयर नहीं किया डैन ब्राउन की द डा विंसी कोड से। क्या मुझे जैसा लगा, मुझे जो ब्रॉड पिक्चर, बड़ा कुछ समझ में जो आया अपनी सोच के हिसाब से मैंने अपनी नॉवेल में लिखा, दैट्स इट। मुझे किसी से कोई मतलब एज सच नहीं है।
एंड हियर कम्स द एंड ऑफ दिस सेशन। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मेरे चैप्टर का पार्ट 2 था, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो जाइए देखिए एंड देन पार्ट 2 देखिए। एंड इसके बाद मैं इस चैप्टर की आपको समरी एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स दूंगी। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पे जाइए विच इज़ magnetbrains.com। जैसी वेबसाइट जाएंगे इस तरीके का पेज आपके सामने खुलेगा, जहाँ अलग से मैंशनड है क्लास 12 की फ्लेमिंगो का ऑप्शन, विस्तास का ऑप्शन एंड कलाइडोस्कोप का ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल आपको कलाइडोस्कोप की कुछ वीडियोस देखनी तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके के लिस्ट ऑफ वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ये वीडियो देखना है तो आप इस पर क्लिक करिए और मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यूट्यूब पे अगर वीडियोज़ नहीं मिल रहे तो ईजिली आप कैसे वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।